हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन पार्ट 3। ठीक है। ये जो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन सीरीज है, मतलब बेसिकली मैं पूरे मैथ्स की सीरीज बना रहा हूँ। बाकी ये एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, दिस इज पार्ट 3। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन करा थे। ठीक है? मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कराया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कराया था, फिर मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस करे थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यूज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन, यूज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट to find मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और मुझे दिया हुआ है एफ एक्स। एफ एक्स इज 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 18। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एफ एक्स दिया हुआ है बच्चों। पहले हम लिखेंगे एफ एक्स, सर वो तो सपोज यही आप लिख दोगे। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसमें 6 कॉमन आ गया तो ये हो गया x² माइनस 6 5 30 प्लस 6 6 36। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो ये x-2 इंटू x-3 हो गया। ठीक है, ये मेरा एफ डैश एक्स ही चल रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स की हमें क्या निकालनी होती है, मोस्ट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बेटा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हम लिखते हैं पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने लिखा 6 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 6 आ गई, एक बार x की सॉरी एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे क्या करना है बेटा, मैं एफ डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ। सर एफ डबल डैश एक्स आप देखोगे कि आपको इजीली कहाँ से निकलता है। क्या मेरा सेकंड डेरिवेटिव ये वाला जो एफ डैश एक्स है इससे सही से निकलेगा या इससे सही से निकलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे अननेसेसरी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, तो दोनों बात सेम है, बस ये फॉर्म्स का डिफरेंस है। तो आप जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहोगे तो बेटा आपको देखना है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से इजी निकल रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से इजी निकल रहा है। मैं 6 कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट बाहर ही रहता है। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 5। तो हम लिखेंगे ये मेरा आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। एक बार मैं 2 जो ये वैल्यू आई थी इसको पुट करके देख रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। देखो ये 6 तो पॉजिटिव है, 2 to the 4 माइनस 5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू मैक्सिमम है। और अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ और एक्स की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू डालता हूँ 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैंने 3 डाला, 3 to the 6 माइनस 5, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब, अगर मैंने आपको बताया था अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ये क्या है, मिनिमा। ठीक है,
तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों कि 3 पे ये मिनिमम है और 2 पे ये मैक्सिमम है। और अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो भाई ये पता लग गया 2 पे मैक्सिमम है, तो एफ एक्स में 2 डाल दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर एफ एक्स में 3 डाल दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी। राइट, अभी हमने ये बताया है कि 2 पे मिनिमम है, सॉरी 2 पे मैक्सिमम है और 3 पे मिनिमम है। राइट, समझ आ रही है बातें? ठीक है, चलो, ये तो हमारा एक इजी इजी कंसेप्ट था। बाकी मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर देता हूँ। एन एफिशिएंसी स्टडी एट अ सर्टेन फैक्ट्री indicates that workers who arrive on the job at 9 a.m. assemble fx is equal to minus x cube plus 6x square plus 15x computers in x hours। मतलब x घंटे में वो इतने कंप्यूटर असेंबल करते हैं, जिसके लिए फंक्शन बना दिया गया है ये। ठीक है, द स्टडी इंडिकेट्स फर्दर दैट आफ्टर 1 hour लंच ब्रेक द वर्कर असेंबल gx, 1 घंटे के बाद वो इतना असेंबल करते हैं कंप्यूटर्स इन x hours। determine the time between determine the time between 9 a.m. and 6 p.m. at which 1 hour break should be scheduled so that the workers assemble the maximum number of computers। ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स असेंबल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास अगर बुक है तो आपके पास बुक में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने या तो क्वेश्चन लिख लिया है या इसको समझ लिया है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर असेंबल्ड बिफोर लंच ब्रेक। नंबर ऑफ, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया बेटा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स असेंबल बिफोर लंच ब्रेक, बिफोर लंच ब्रेक। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर है माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक के बाद कितने घंटे हमारे पास बचते हैं, तो वो है 8 - x। ठीक है, 8 - x कैसे, कि सर सुबह जो टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 से 6 बजे तक का टाइम है। ठीक है, तो 9 से, और लंच कब होता है, 1 घंटे का लंच होता है। तो हमारे पास टोटल कितना टाइम हो गया, 9 से 6, 9 घंटे हो गए। ठीक है, देयर आर 9 आवर्स, और 9 घंटे में से 1 घंटे का ब्रेक हटा दो, तो कितने घंटे बच गए काम करने के, 8 घंटे। 8 घंटों में से एक्स आवर्स तो लंच से पहले काम हो रहा है, तो लंच के बाद कितने घंटे काम हो रहा है, 8 - x। आई होप ये समझ आ चुका है आपको। ठीक है, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स असेंबल्ड, असेंबल्ड इज, तो हम उसको z डिनोट कर देते हैं। ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x -1/3
8 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 23 इंटू 8 माइनस एक्स, ये एक्स है। सर ये तो लंच से पहले हुआ था, ठीक है, ये तो लंच से पहले हुआ था। और लंच के बाद क्या हुआ था? सर लंच के बाद ये दिया था, है ना। तो लंच के बाद जो मेरा फंक्शन था, मैं इसको दूसरे पेन से दिखाता हूँ। सर लंच के बाद जो मेरा फंक्शन था वो ये था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स के बदले 8 माइनस एक्स डाल रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं लंच के बाद अगर एक्स घंटे हैं, बट एक्चुअली में लंच के बाद कितने घंटे थे, कितने आवर्स थे, 8 माइनस एक्स। लंच के बाद कितने आवर्स थे, 8 माइनस एक्स, है ना। तो जहां जहां एक्स था वहां मैंने 8 माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लंच से पहले, और ये लंच के बाद। लंच के बाद सर क्वेश्चन में एक्स था, एक्स के बदले मैंने 8 माइनस एक्स उसको पुट कर दिया, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया z। अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है ये। तो डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर देखते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सेकंड ऑर्डर निकालना इजी होता है तो वी विल अप्लाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अदरवाइज वी विल गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 8 माइनस एक्स की होल पावर 3, तो ये हो गया 3 इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 8 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आया, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, ये हो गया 23, 8 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है। ये हमने बेटा डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव कहता है -3x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इधर ये प्लस ही था, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये गया -2 इंटू 8 माइनस एक्स, और ये -23, है। ये फंक्शन है आपका, आप इस फंक्शन को पूरा खोलोगे। सर खोलना कैसे है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोलोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करके खोल दोगे। ये आपका डी जेड बाई डी एक्स आ गया, सिंपल आ गया डी जेड बाई डी एक्स। उसके बाद आप डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर वही प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको सिखाया है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को यही समझ नहीं आता कि सर यहाँ पे ये हमारा ये वाला फंक्शन कैसे बना, ठीक है। तो मैं आपको बेटा वहां तक ले जाके छोड़ूंगा, जिसके बाद चीजें बहुत सिंपल हैं, जिसको कराने में मैं अपना टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस। ये इसको आप पूरा खोलोगे, फंक्शन आएगा, और फंक्शन आने के बाद आप इसका आंसर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रॉपर आ गया, फिर सेकंड ऑर्डर निकालोगे, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर को जीरो पुट करके एक्स की जो वैल्यू आएगी सेकंड ऑर्डर में डालोगे, देखोगे सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, ठीक है। चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमें करना था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहता है बेटा, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट। सर कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट। और इसको हम सी एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसका मतलब सी लिखा हो, टी सी लिखा हो, सी एक्स लिखा हो, इनफैक्ट टी सी और ब्रैकेट में एक्स लिखा हो, तो ये सारी बातें सेम होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी बातें सेम है, ठीक है। फिर बेटा अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है।
सपोज मैंने 10 पेन बनाए, 10 पेन की कॉस्ट है सपोज 100 रुपए, तो 10 पेन का मतलब ये हो गया, एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10। समझ आ रही है? तो एवरेज का मतलब कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। जैसे आप एवरेज निकालते हैं अपने मार्क्स का, भाई आपके कितने मार्क्स आते थे, परसेंटेज कितने आते थे, हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे ना सबको टोटल कर दिया डिवाइड बाय 5 सब्जेक्ट में 5 से डिवाइड कर दिया, वही है एवरेज। ठीक है सर, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, और चेंज को हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, बस ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं डी सी बाई डी एक्स लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट ऐसे निकलती है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे निकलती है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बेटा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप लिख रहे हो। अगर आप केवल वीडियो को देख रहे हो तो आपको पहली बात तो वीडियो बहुत बोरिंग लगेगी, दूसरी बात कुछ समझ नहीं आएगा, तीसरी बात कुछ टाइम के बाद आपका समझना बंद हो जाता है, क्योंकि आप खुद पेन से नहीं लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट, मतलब मैं आपको फंक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 0.1x स्क्वायर प्लस 3, कह रहा है फाइंड ए, कह रहा है एवरेज कॉस्ट निकालो, बी कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो, और सी कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो व्हेन व्हेन 4 यूनिट्स, व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद कह रहा है इंटरप्रेट द रिजल्ट, इंटरप्रेट द रिजल्ट। चलो, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इज ए, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो भाई एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है सी अपॉन एक्स। तो मैं सी, ये हो गया 0.1x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, बहुत सिंपल है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये हो गया 0.1x प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है ना भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सी का मतलब है 0.1x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 0.2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव बचा 0.2x। सर सी पार्ट क्या कह रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सी बी और सी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहीं आप फंसते हो। जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालने को बोलेगा तो इसका मतलब आपको ऐसे निकालनी है, डेरिवेटिव निकालना है। सर ये वाली मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने के दो तरीके होते थे। एक तरीका ये है कि मैं टोटल कॉस्ट, मतलब मुझे निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक तरीका और होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, क्योंकि मुझे 4 यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। अगर हम ये कर लेंगे तो चौथे प्रोडक्ट की, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हम वो निकालेंगे। जैसे सपोज 5, ये हो गया सपोज 1 2 3 4 5, 5 का टोटल, ठीक है, में से 4 का टोटल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आएगा ना। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो ये है व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 4 यूनिट प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद 1 यूनिट और प्रोड्यूस करने पे हमें इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बताओ, अगर मैं इसमें अपना सॉल्यूशन, ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें 5 वैल्यू डालता हूँ, ठीक है,
चलो आप सब वैल्यू डाल के देखो, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 5.5 और टोटल कॉस्ट में एक्स के वैल्यू 4 डालूंगा तो ये आंसर आ रहा है 4.6। तो मेरा जो आंसर है वो है 0.90। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग आंसर हैं बच्चों, ये दो अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, अब ये कह रहा था कि भाई इसमें अगर मैं 4 यूनिट्स डालता हूं, अगर मैं चलो एक तो मैंने एमसी इससे निकाला और एक एमसी अगर यही वाले तरीके से मैं निकालता हूँ तो ये हो गया 0.2x और x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूँ तो ये हो गया 0.8। क्या हो गया बेटा? 0.8 और 0.80। तो मेरे दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक मेरा आंसर आ रहा है 0.80, एक 0.90। तो जब मैं डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ इसका मतलब 4 यूनिट के बाद कोई भी जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ये जो आंसर है डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट नजर आती है। क्या नजर आती है? अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है। तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर, गॉट इट। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो इससे आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये हम बोलेंगे ये एक्चुअल आंसर है। क्या ये? एक्चुअल। इसका मतलब 4 यूनिट के बाद आप प्रोडक्शन करते हो 1 यूनिट की, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट इज 0.90, दैट इज एग्जैक्ट एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। सर कब हमें ये अप्लाई, ये वाला अप्लाई करना चाहिए, कब हमें ये वाला अप्लाई करना चाहिए? भाई अगर ये वाला क्वेश्चन ये ऐसे बोलेगा, अगर सिंपल बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट हमें डेरिवेटिव वाला यूज करना है। ऐसे बोलेगा तो हमें टोटल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल अगर पूछ रहा है तो वो फिर हम टोटल कॉस्ट ऑफ 5 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऐसे हम निकालेंगे। इज दैट क्लियर? बात क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1/10x² प्लस 5x प्लस 1000। ठीक है, ये हमें कॉस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड है, ठीक है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1000 टन्स। ठीक है, थर्ड कह रहा है इंटरप्रेट आपका दिया हुआ सी डैश, ठीक है, इंटरप्रेट सी डैश 1000, इसका मतलब आप डेरिवेटिव निकालो और 1000 पुट करो एंड एंड कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट, विद द एक्चुअल कॉस्ट, कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 1000 टन। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये 1/10 इंटू 2x प्लस 5 और 1000 का 0 हो गया, तो ये हो गया x/5 प्लस 5। ठीक है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका क्या था? ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि भाई मार्जिनल कॉस्ट जो है निकालो व्हेन x इक्वल टू, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x की वैल्यू मैं 1000 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब 1000 डिवाइड बाय 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया 205। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पार्ट निकालो। ठीक है, थर्ड पार्ट वही वाली बात है कि मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट में 1001 वैल्यू डालूंगा और उसमें से टोटल कॉस्ट
अगर मैं 1000 की माइनस कर देता हूँ तो मेरे को 1001th की यूनिट पता लगेगी, ठीक है। 1001वीं जो यूनिट है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और वो भी एक्चुअल कॉस्ट। इससे क्या निकलती है, एक्चुअल कॉस्ट। इससे क्या निकली बेटा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है। कि अगर मैं 1000 के ऊपर को एक यूनिट भी बढ़ाता हूं तो 205 रुपए खर्च होंगे, कॉस्ट उसकी आएगी। तो ये भी वही आंसर देगा, बट ये एक्चुअल आंसर देगा। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो, आप आंसर निकाल लो, दैट इज 206.10। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। तो जब आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे, इसका मतलब आप समझ जाना आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, फिर ऐसे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला जो फंडा है ये क्योंकि आपके बिजनेस मैथ्स है ना, तो उससे रिलेट करते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप किया सब आपने लिख लिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम करते हैं एज ए प्रैक्टिस। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि भाई सी एक्स आपको दिया हुआ है 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है। फिर क्वेश्चन वही कह रहा है, फाइंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, और थर्ड पॉइंट कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू, जब हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फाइंड एक्चुअल कॉस्ट, मतलब ये सब का मेन क्वेश्चन तो फाइंड ही है, तो फाइंड सबके साथ ही है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि भाई फाइंड एक्चुअल कॉस्ट, फाइंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, ठीक है। तो देखो, एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स करके आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेके आ जाएगा। जब हम मार्जिनल कॉस्ट में एक्स के लिए 200 डालेंगे तो वो जो मेरा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब ये वाला जो आंसर निकालना है, तो ये आप टोटल कॉस्ट ऑफ, मतलब इसका आंसर कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। तो ये माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। तो देर आर 4 पार्ट्स जो मैंने आपको समझाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, ठीक है। इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। बाकी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। सी एक्स दिया हुआ, दैट इज 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 5000, ठीक है। फिर अगेन क्वेश्चन से फाइंड एवरेज, सही, एवरेज को निकालने कोई टेंशन नहीं है, सबको डिवाइड बाय एक्स कर दो और सबको अलग अलग एक्स नेक्स्ट स्टेप में कर देना। कोई जो बच गया कट कुटा के वो आपका आंसर है। सर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल लो। भाई 0.005 बाहर आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, फिर 0.02 इंटू 2x माइनस 30 इंटू 1, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा है बेटा, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट अच्छा, कह रहा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालो, ठीक है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, चलो। फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कह रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए। फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है फाइंड एक्स
व्हेन MVC इज इक्वल टू AVC। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिए। तो अगर सपोज ये आप नहीं करके जाओगे तो पेपर में आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो आपको पता है कैसे निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट भी पता है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सर वो टीसी वाला नहीं करना, टीसी दिस माइनस टीसी दैट, वो तब करते हैं। वो तब करते हैं बेटा, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड होल्ड करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। सर ये क्या होता है? अरे भाई किसी का भी मार्जिनल निकालना हो ना, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ मार्जिनल किसका, एवरेज कॉस्ट का, तो पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लो। ओहो, MAC होना चाहिए, मैंने गलती से इसको MAV लिख दिया। ठीक है, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लो, फिर उसका डेरिवेटिव कर लो। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जो आंसर आया उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, MAC आ जाएगा। फिर कह रहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ MC। अच्छा, रेट ऑफ चेंज भी निकालने का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना, और ये कह रहा है MC का डेरिवेटिव निकालो। अरे भाई पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालो। कैसे? सर कॉस्ट का डेरिवेटिव करो, मार्जिनल कॉस्ट आ गया, फिर मार्जिनल कॉस्ट का दोबारा डेरिवेटिव करो, तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहे हैं एक्स निकालो व्हेन MVC इज इक्वल टू ABC। अरे भाई पहले MVC कैसे निकाले? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल, मार्जिनल डेरिवेटिव, तो वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे। और सर वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय एक्स करके। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, मुझे एक सी तो समझ आ रहा था कॉस्ट फंक्शन, बट मुझे वेरिएबल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेटा मैं एक बात आपको ये बताऊंगा, आप अपने फंक्शन को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो उस फंक्शन में वेरिएबल वाला कंपोनेंट क्या है? सर ये जो जिस जहां जहां एक्स लिखा होता है ना बेटा, वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स एक, अगर x1 होगा तो आंसर कुछ और होगा, 2 होगा तो कुछ और होगा, 3 होगा तो कुछ और होगा। वो इस बात पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा। समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है, तो 5000 का 5000 ही रहेगा। ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जहां जहां आपको एक्स वाली, मतलब जो कांस्टेंट है ना उसको हटा दो, जो बच गया वो सब आपका वेरिएबल है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो इट इज सिंपल, 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब सर वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल कैसे निकालें? इसका डेरिवेटिव, वो ये आ गया। और मार्जिनल कॉस्ट का, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कई बार बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालना है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको सबको डिवाइड बाय एक्स कर दो, तो वो हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इक्वेट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
ठीक है बेटा, ये सब हमने क्वेश्चंस करे और मैं आगे भी क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दी हुई है। एवरेज कॉस्ट इज x प्लस 5 प्लस 36 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट ये है और उसमें लिखा हुआ है, मतलब थ्योरेटिकली लिखा हुआ है दी एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज दिस, और x जो है आउटपुट है वो हमें पता है। ठीक है, फाइंड द आउटपुट फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग एंड आउटपुट फॉर व्हेन AC इज डिक्रीजिंग। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। फिर कह रहा है टोटल कॉस्ट भी निकालो, मार्जिनल कॉस्ट भी निकालो। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तो चलो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द आउटपुट, कह रहा है फाइंड द आउटपुट फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड डिक्रीजिंग लिख देता हूँ, ये डिक्रीजिंग के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एंड, ठीक है। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब देखो, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, सी अपॉन एक्स। सी का मतलब टोटल कॉस्ट, या मैं इसको टी सी अपॉन एक्स लिख देता हूँ। तो भाई एवरेज कॉस्ट ये इधर लिख दूंगा, ये हो गया एक्स प्लस 5 प्लस 36 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी सी अपॉन एक्स। तो क्या करना है, एक्स इधर डिवाइड में इधर चला गया मल्टीप्लाई में, मतलब मैं इधर ही अगर आपको लिख के दिखाता तो ये हो गया एक्स इंटू ए सी इज इक्वल टू टी सी। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक्स को ए सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब इस एक्स को उठा के इधर ले जाओ और इधर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो एक्स है इसको उठा के मैं इधर ले गया, तो ये इधर से गायब हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, एटीसी आ गया। सर एमसी टोटल कॉस्ट आ गया, उसका डेरिवेटिव ले लो। टोटल कॉस्ट आ गया ना बेटा, टोटल कॉस्ट तो ऐसे आ जाएगा, ये जो आया कट कुटा के ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स एक्स कट गया तो प्लस 36 बच गया। ये मेरा टोटल कॉस्ट आया। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल लिया तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, तो ये हो गया 2x प्लस 5। समझ आ रही है। अब ये कह रहा है फाइंड द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग। भाई एवरेज कॉस्ट अब आपका फंक्शन है, अब एवरेज कॉस्ट को निकालो, मतलब वो तो दिया ही हुआ है। अब आपको इसको इंक्रीज, मतलब ये आपका एफएक्स है, ये आपका एफएक्स है। इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन याद करो, पहले हम ये एफएक्स होता है, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इसको मोस्ट इवेंट फॉर्म में करते हैं, फिर इसको जीरो पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू आती है और फिर इंटरवल बनते हैं और उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बेटा मैंने बोला हुआ है कि मेरी स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखनी है, नहीं तो बीच की वीडियोस देखने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा रिपीटेटिव काम करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको आप अपना एफ एक्स बना लो और इसको इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन वाला क्वेश्चन मान के उसको करो, ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्या टॉपिक आता है बेटा, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे अभी हमने कॉस्ट पढ़ा, अब हम रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो इट इज रिलेटेड विद रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे बेटा ये समझते हैं रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, जबकि ये सरासर गलत है, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आता बेसिकली। रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा मेरे गल्ले में आता है। गल्ला पता क्या होता है, हर दुकानदार के पास देखोगे एक ड्रॉर होता है, ड्रॉर जिसमें वो पैसे रखता है, वो गल्ला होता है, ठीक है। तो गल्ले में जो पैसा आया वो पैसा आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने सामान बेच के पैसा कमाया, बट उसमें से आपको खर्चे भी करने हैं, उसी में से आप बिजली का बिल भी निकाल के दोगे, अपने स्टाफ की सैलरी भी दोगे, पानी का बिल दोगे, और जो प्रोडक्ट लेके आए थे
जिसने आपको प्रोडक्ट सप्लाई किया उसको भी पैसे दोगे। तो जो आपके एक्सपेंसेस के बाद बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू का मतलब जो पैसा गल्ले में आया उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो मेरे सारे खर्चे थे एक्सपेंसेस, तो बचता है मेरा आंसर, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या तो जिंदगी में रेवेन्यू को कभी प्रॉफिट मत समझना, क्योंकि वो गल्ले में जो पैसा है वो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं बेटा अभी। ठीक है, अभी तो मेरे को उसमें खर्चे करने हैं, खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसको मैं बोलूंगा मेरा प्रॉफिट। तो भाई रेवेन्यू दिया होगा तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं? सर मार्जिनल का मतलब तो डेरिवेटिव होता है कॉस्ट में। अरे भाई हर जगह होता है। ठीक है, अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना होगा तो मैं निकाल लूंगा। हाँ सर, रेवेन्यू को एक्स से डिवाइड कर दो भैया, रेवेन्यू जो था उसको डिवाइड बाय एक्स कर दो तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। समझ आ रही है? तो एवरेज रेवेन्यू निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जब रेवेन्यू वाली चीजें आती हैं तो देयर आर टू कंसेप्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको वो दो कंसेप्ट समझाना चाहूंगा रेवेन्यू के कंसेप्ट में। एक होता है प्योर कंपटीशन। क्या होता है बेटा? केस वन आया है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन ये बेटा आपकी बिजनेस मैथ्स है, जो इकोनॉमिक्स को बहुत, मतलब इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एक होता है प्योर कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली। एक प्योर कंपटीशन होता है, एक होता है मोनोपोली। प्योर कंपटीशन मतलब कि बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सबको प्योर नॉलेज है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो उसमें जो एक बंदा होता है, एक सेलर या एक बायर, प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। राइट? और मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये सब। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, प्योर कंपटीशन में हमारे पास जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का मतलब तो हर जगह होता है प्राइस इंटू एक्स। बताओ ये बात क्लियर है? ये हर जगह होता है। तो मैं लिख देता हूँ, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू एक्स। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं वॉशिंग मशीन बेचता हूँ, तो मैंने कितनी वॉशिंग मशीन बेची? 12। और एक वॉशिंग मशीन कितने रुपए की थी? फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन कितने रुपए की थी? 10,000 रुपए की। इसका मतलब मेरे गल्ले में कितने रुपए आए? तो सर जो एक मशीन का प्राइस है और आपने 12 मशीन बेची तो 1,20,000। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि प्राइस को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रेवेन्यू आता है। वो तो एक बेसिक एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे भी आर इज इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स, क्योंकि सर वो तो जनरल फॉर्मूला है, में तो कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा कंपटीशन है। बट प्योर कंपटीशन में बेटा जो एक्स होता है, ठीक है, P इज नॉट डिपेंडेंट ऑन X। इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूंगा जिसको मैं MR बोल देता हूं, ठीक है, तो ये P मेरा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, X का डेरिवेटिव क्या हो गया? P कांस्टेंट है, यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो इसलिए P कांस्टेंट बाहर आ गया, X का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। तो P इंटू 1 क्या हो गया? P। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो प्राइस होता है, ये जो P है, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ये जो P है इसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान रहा हूँ, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, प्योर कंपटीशन में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, प्योर कंपटीशन में प्राइस, जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, फर्म प्राइस टेकर होती है, तो भैया फर्म जो है वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती। ठीक है,
मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस जो होता है, बस ये डिफरेंस है इसमें, जो प्राइस होता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये, क्योंकि ये तो एक ही सेलर है, तो अगर इसको, इसने कोई प्राइस रखा हुआ, उस पर इतनी क्वांटिटी बिक रही है, कल को इसको अगर अपनी सेल को बढ़ाना है तो इसको प्राइस कम करना पड़ेगा, और ये कर सकता है। समझ आ रही है, ये नहीं कर सकता, ये सेलर नहीं कर सकता, ये वाला सेलर कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब कर सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है, तो प्राइस को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो मैं बेटा ये बोल रहा हूं, जब मैं यहाँ पे एमआर निकालूंगा, तो मैंने जब यहाँ एमआर निकाला तो कांस्टेंट मान के चला था, यहाँ पे ये वेरिएबल है, एक्स तो ऑलरेडी यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, राइट, बट यहाँ पे पी भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या हो गया, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी फर्स्ट। तो पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डीपी बाई डी एक्स, प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव तो वन ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एम आर मेरे लिए क्या आ रहा है, पी, यहाँ पे एम आर ये इतना बड़ा आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है, क्या क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं बेटा आगे। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल रेवेन्यू, टी आर में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं, एंड एम आर, कह रहा है टी आर निकालो एंड एम आर निकालो, व्हेन द फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर प्योर कंपटीशन, और फर्म किस में ऑपरेट कर रही है, प्योर कंपटीशन में। ठीक है, PETETION, कंपटीशन, प्योर कंपटीशन में वो ऑपरेट कर रही है विद द करंट प्राइस, और जो P दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2। सर प्योर कंपटीशन, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहेगा कि सर R इज इक्वल टू PX होता है, और P जो है वो 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ ना, 2 का मतलब भाई कांस्टेंट होता है, प्योर कंपटीशन में आपको पता है कांस्टेंट होता है, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। समझ आ रही है, जो P है देखो वो उन्होंने खुद ही 2 दे दिया, 2 देने का मतलब ही यही है कि भाई P जो है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ आ रही है, P जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया मार्जिनल रेवेन्यू, एक प्रोडक्ट को और बेचने से मुझे 2 रुपए ही मिलेंगे, एक प्रोडक्ट को और बेचूंगा 2 रुपए ही मिलेंगे। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, चाहे आप प्रोडक्ट कितने ही प्रोडक्ट की बात करोगे तो 2 रुपए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस सेम है। जैसे सपोज मैं किसी आइसक्रीम वाले के पास जाता हूँ, मैं बोलूंगा भैया मेरे को 10 आइसक्रीम कितने की दोगे, तो भैया एक आइसक्रीम 10 की है, तो 10 इंटू 10 100 रुपये। मैं बोलूंगा 12 कितने की दोगे, तो बोलेगा 12 इंटू 10। मैं बोलूंगा अगर मैं 200 लूंगा तो कितनी दोगे, तो 200 इंटू 10। वो कह रहा है भाई मैं, ये प्योर कॉम्पिटिशन है, मैं इसमें, आप चाह रहे हो कि मैं ज्यादा, अगर आप ज्यादा खरीदोगे मैं कम प्राइस लगाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आप जितनी खरीदोगे, आपने कई दुकान वालों को सुना होगा ना, आप 5 लो या 5,000 लो, प्राइस सेम रहेगा। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट this situation की price is fixed constant, it is not a variable, right। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे कराता हूं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि डिमांड फंक्शन, क्या कह रहा है, डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 200 माइनस 5x। P का मतलब प्राइस, X का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। कह रहा है फाइंड एम आर, कह रहा है फाइंड एम आर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो सर ये डिमांड फंक्शन, ये इतना बड़ा, इतना हैवी वर्ड क्या यूज हो रहा है। अरे भाई 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, 11th में पढ़ी है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, राइट, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई डिमांड में दो बातें, लॉ ऑफ डिमांड में दो बातें समझ आ रही है मेरे को, कि वो प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम क्यू से डिनोट करते थे, और अब हमारे पास मैथ्स में वो जनरली एक्स होता है। तो ये कह रहा है पी और एक्स का रिलेशन ही तो है। अब सर पी इधर हो इधर एक्स हो, अगर इधर एक्स होता इधर पी होता, तो भाई वो एक्स और पी का रिलेशन होना चाहिए।
इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि P इधर है, X इधर है, X इधर है, P इधर है, राइट। मैं इसी डिमांड फंक्शन को ना ऐसे बोल सकता हूँ, 5x को इधर ले गया तो ये हो गया 200 माइनस पी, और x को अकेला छोड़ दिया, 5 को उधर डिवाइड में ले गया, तो मैं बोलूंगा भाई ये भी डिमांड फंक्शन है। और मैं एक बात और बोलूंगा, ये दोनों सेम डिमांड फंक्शन है, ये दोनों सेम डिमांड फंक्शन है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा आए कि सर आपने तो डिमांड फंक्शन बताया था P इज इक्वल टू और X इज इक्वल टू आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेरा काम है आप लोगों के लिए मैथ सिंपल कर देना, ठीक है। तो खैर पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब P और X का रिलेशन ही डिमांड फंक्शन होता है, तो हमें ज्यादा इसमें और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर MR निकालो, अरे भाई मेरे को रेवेन्यू तो निकालने दो। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एक्स, ठीक है। अब P क्या है? 200 माइनस 5x, और X क्या है? X, तो ये मेरा रेवेन्यू आ गया। तो रेवेन्यू क्या हो गया? 200x माइनस 5x²। अगर कोई मुझे बोल रहा है MR निकालो, तो मैं ये 200 माइनस 10x इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। कई बार ऐसा भी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स को हम वेरिएबल मान के चल रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेरा जो आंसर में ना एक्स आए, मेरे आंसर में क्या आए? एक्स आए हमेशा, ठीक है, पी ना आए, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? एक्स। बस ये कोशिश आपको करनी है, ठीक है सर। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो भी मैं ऐसे लिखता ना, आर इज इक्वल टू पी एक्स। तो मैं क्या करता, मुझे एक्स चाहिए था, तो मैं क्या करता, पी की वैल्यू चेंज करता। तो सर पी की वैल्यू कैसे चेंज करते? भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करता, पी की वैल्यू निकालता इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो इधर लिखता, और ये एक्स जो कि यही आता। इज दैट क्लियर? तो आपको पी एक्स लिखना है और पी को चेंज करना है। इसका मतलब फॉर्म ये दियो या ये दियो, आपको उन दोनों में से पी निकालना है। इस क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ था, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम निकालते, ठीक है। तो दिस इज योर MR, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेज फाइंड दी मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अ मोनोपोलिस्ट कन्फ्रंटेड। सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने बताया नहीं था कि वो परफेक्ट है या मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्ट है। दो केस आपने कराया ना, तो अगर परफेक्ट के लिए वो बताएगा, अगर नहीं बताया तो हम उसको सेकंड केस ही मान के चलेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अगले क्वेश्चन में मुझे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। क्या दिया हुआ है? 10 माइनस 2p। ये भी डिमांड फंक्शन है, हाँ सर। एक्स और पी का रिलेशन, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास p इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म दी हुई थी, इस बार मेरे पास क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू p वाली टर्म दी हुई है, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। r इज इक्वल टू क्या होता है? अब इसमें कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। r इज इक्वल टू क्या है? p इंटू एक्स। तो सर मैंने बोला था p की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें x की टर्म में आंसर चाहिए होता है। सर p यहाँ से निकाल लो, 2p इधर चला गया, 10 माइनस एक्स, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, फिर 2 उधर डिवाइड में आ गया ना, बस। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया रेवेन्यू को मैंने पहले ढंग से एक्स की टर्म में लिखा। सर और ढंग से लिख दो ना, ये 5 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स, इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। ये हो गया 5x माइनस x²/2, ये मैंने x से मल्टीप्लाई किया। सर अब डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, जिसको हम MR ही बोलते हैं। अब MR निकाल लें। अरे भाई इसका डेरिवेटिव R तो आ गया ना, इसका डेरिवेटिव ले लो। सर ये हो गया 5 माइनस 2x अपॉन 2, तो MR हो गया 5 माइनस x। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रेवेन्यू के क्वेश्चंस थे, और इसके कुछ क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एमपीसी क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मार्जिनल, ये 11th में पढ़ा हुआ आपने, प्रोडक्टिविटी टू कंज्यूम। दिस इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टू कंज्यूम। इसका मतलब मेरी इनकम में कितना चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं उसमें से 6,000 रुपये खर्च करता हूँ। अगर मेरी इनकम 12,000 हो गई और मैं 7,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ? 2,000 रुपये, 10 से 12 हुई ना। और मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ? 1,000, 6,000 से 7,000 हो गया। बात समझ आ रही है? पहले मेरी इनकम थी 10,000 और मेरा जो कंजम्पशन था वो था 6,000। अब मेरी जो इनकम है वो हो गई 12,000 और मेरी कंजम्पशन कितनी हो गई? 7,000। तो अगर मैं बोलूं एमपीसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम को मैं यहाँ पे आई से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में आई से डिनोट करा हुआ है। वैसे याद करो कि आई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होती थी। ठीक है, तो हम जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते थे, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो इनकम को वाई से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे आई से कर देंगे, नॉट एन इशू, राइट। आई का मतलब यहाँ पे हम इनकम मान रहे हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ सर? 1,000। इनकम में कितना चेंज हुआ है ना? 2,000। तो यहाँ पे मेरा जो एमपीसी है वो 1/2 आ रहा है। और परसेंटेज में अगर निकालना है तो अगर परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज में चेंज हो जाता है 50%। ठीक है, तो ये हमारा एमपीसी आ जाता है। क्या आ जाता है? एमपीसी। ठीक है, और बच्चों एक कहानी और होती है, एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपका एमपीसी आ जाता है तो 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो एमपीएस आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे बोले कि एमपीसी निकालो या एमपीएस निकालो तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 माइनस एमपीएस लिख सकते हैं, या एमपीएस का फॉर्मूला बोले तो 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं, और एमपीसी का मतलब डीसी बाई डी आई लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सी फंक्शन आपको दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 6 प्लस 3i डिवाइड बाय 4 माइनस रूट आई डिवाइड बाय 3। ये कह रहा है डिटरमाइन एमपीसी, डिटरमाइन एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन आई इज इक्वल टू 25, व्हेन आई इज इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर? तो बताओ डीसी बाय डी आई निकालना है। तो क्योंकि सर यही हमारा क्या होता है? एमपीसी, यही हमारा एमपीसी होता है। समझ आ रही है? हमें क्या निकालना है? एमपीसी। तो सर एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी का मतलब यही तो होता है, डीसी बाई डी आई। तो ये कॉस्ट है, सॉरी ये कंजम्पशन फंक्शन है, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई। तो मेरा आंसर हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3/4, ये हो गया -1/3, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स मन में बोल रहा हूँ बट लिखूंगा आई। ठीक है सर, आई का दोबारा नहीं करना, नहीं करना भाई, आई के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है। ठीक है, ये हो गया 3/4 माइनस 1/6 रूट आई। ठीक है, तो अगर हम आई को 25 पुट कर दें तो बताओ डीसी बाई डी आई क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आई को 25 भी पुट करो। भाई 25 पुट कर दोगे, आप सॉल्व कर लेना, तो ये 43/60 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 0.716। तो ये एमपीसी आ गया मेरा। क्या आ गया? एमपीसी। तो सर एमपीएस क्या आ गया? अगर क्वेश्चन बोलेगा एमपीएस निकालना है तो भाई 1 माइनस 0.716, ये सॉल्व करके आ रहा है 0.284, 0.284। ठीक है,
तो बच्चों ये मेरा रेवेन्यू कॉस्ट मार्जिनल एमपीसी मार्जिनल क्वांटिटी टू कंज्यूम ये सब हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।